वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 वालों के लिए 1 शॉर्ट वीडियो चलने जा रहा है। आ गया ब्रह्मास्त्र के सीरीज में 1 शॉर्ट वीडियो, और आज हम लोग विद्युत चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो करेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जितने भी आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है विद्युत। सबसे पहला चैप्टर क्या है? विद्युत है। चैप्टर का नाम है विद्युत, और सबसे पहला टॉपिक हमें इसमें क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश। क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। तो बच्चा लोग, विद्युत आवेश होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश होता क्या है कि किसी वस्तु का गुण होता है जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। तो सिंपल था, जैसे आवेश का मतलब क्या है कि अभी हम लोग एक कोई कंघा ले लें, एक क्या ले लें? कोई कंघा ले लें, ऐसे कुछ होता है, और इसमें हम लोग कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत सारा कागज़ के छोटे छोटे क्या कर दें? टुकड़े रख देते हैं, और इन टुकड़ों पर हम जो कंघा लेंगे अपने बाल में रगड़े, और जैसे हम लोग इसके पास लाएंगे, जैसे इसके पास लाएंगे कागज़ के टुकड़े के पास, होता क्या है? इसमें एक जादू होता है। जादू क्या होगा कि कुछ कागज़ के टुकड़े कंघे में चिपक जाएंगे और कुछ इससे दूर भगेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो आवेश है इसमें आकर्षण का भी गुण है और प्रतिकर्षण का भी गुण है। तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है, मतलब जो आवेश होता है एक प्रकार का क्या होता है? गुण होता है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की, जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, घटना घटित होती है या घटना होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गया बच्चा लोग कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश कहते हैं। अब जो वैद्युत आवेश होता है इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? क्यू से। क्यू से हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और क्यू बराबर फार्मूला होता है, क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? N × E होता है, जहाँ पर Q को आवेश बोलते हैं, मतलब आवेश हो गया, और यहाँ पर N क्या हो गया? N को बोलते हैं संख्या, मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब इसके बाद आवेश आपके दो प्रकार के हैं। आवेश जो होता है दो प्रकार के हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है धनावेश, और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब ये आवेश एक ही प्रकार के हैं, मतलब समान है, तो इस पे लगता है प्रतिकर्षण का बल। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल। तो जब ये दोनों, जैसे हमारे पास प्लस आवेश है, दूसरा भी क्या है? प्लस आवेश है, तो इनके मध्य या बोल सकते हैं या समान आवेश के मध्य में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आपका हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत आवेश है तो कौन सा लगेगा? विपरीत आवेश पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखना है आवेश के बारे में। अगला टॉपिक मेरे पास क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या करना है। तो अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। बच्चा लोग, इसका आपको अपने मन से, आपको देख के अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, सुविधा मिलेगी। ठीक है, अगला क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या, वैद्युत चालन की व्याख्या। तो यहाँ बच्चा लोग हम क्या करेंगे? अगर हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या करना है तो क्या कर ले? सबसे पहले हम कोई परमाणु ले लें, और उस परमाणु का क्या ले लें? नाभिक ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? कोई परमाणु है। क्या है? कोई परमाणु है।
अब इस परमाणु का हम लोग क्या ले लें, नाभिक लेंगे। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक की तरफ जो चारों या बहुत सारी कक्षाएं होती है उस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लगभग आपका K, L, M, N, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जो कक्षा नाभिक के सबसे पास है उसमें वैद्युत आकर्षण बल सबसे ज़्यादा लगेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इनका आकर्षण बल कम होता जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमें वैद्युत चालन की व्याख्या करनी, मतलब यहाँ से हमें बताना है मुक्त इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है। किसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग इस चालक को क्या कर दें, आवेशित कर दें। आवेशित कैसे करेंगे, चालक को आवेशित कैसे करेंगे, या तुम लोग इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, और या क्या कर दें, रगड़ दें आपस में, है ना। गर्म करेंगे या रगड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, चालक आवेशित हो जाएंगे। और चालक अगर ये आपके आवेशित हो गए तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा है, उसमें इसको बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी। और जब इसको ऊर्जा मिल जाएगी तो आसानी से बैठेंगे ना, ये आसानी से बैठेंगे ना। ये अपना स्थान छोड़ के इस, जैसे ये वाला है, इसको आपने क्या कर दिया, रगड़ दिया, इसको क्या मिल गया, बाहर से ऊर्जा मिल गया। बाहर से ऊर्जा मिल गया तो क्या करेंगे, ये अपने अंदर वाले कक्षा में जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि अंदर वाले जो ऑर्बिटल है वो क्या है, उसमें वैद्युत आकर्षण बल ज़्यादा है, और ये अंदर आने नहीं देते इसको। तो क्या करता है, ये जो जगह बची है, ये जो जालक में या क्रिस्टल में जो जगह बची है परमाणुओं के बीच में, इसी में ये इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करने लगते हैं, अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। और इसी अनियमित रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो परिभाषा क्या आएगी कि किसी चालक को आवेशित करने के बाद या ऊर्जा देने के बाद, ऊर्जा देने के बाद वे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणुओं से अलग होकर कैसी गति करने लगते हैं, अलग होकर अनियमित गति करते हैं, अलग होकर अनियमित गति करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक चीज और जान लो, जिस भी पदार्थ में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वे विद्युत या उष्मा के उतने अच्छे क्या होंगे, सुचालक होंगे। जैसे अभी आप जानते हैं चांदी के बारे में जानते हैं। चांदी जो है ये उष्मा का क्या है, सुचालक है। सुचालक का मतलब क्या हो गया, अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, सुचालक। तो अगर ये चांदी का सुचालक है, इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा का मतलब सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा क्या है, चांदी। अब चांदी के बाद अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर है। कॉपर के बाद अगर और एग्जाम्पल की बात करें सोना है। सोना के बाद और एग्जाम्पल की बात करें तो एल्युमिनियम है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि चांदी Au, उसके बाद कॉपर Cu, उसके बाद ये आपका Ag होगा चांदी का, ठीक है। ये आपका क्या है, सोना Au, और उसके बाद क्या है, Al है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छे कंडक्टर कौन से हैं, चांदी हो गया, तांबा, कॉपर मतलब तांबा, Au मतलब सोना, Al मतलब एल्युमिनियम, ठीक है। तो इतना जानकारी आप रखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, वैद्युत विभव। इसके बाद क्या आता है, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होगा, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से हमारे पास आ गया वैद्युत विभव को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब यहां से क्या मिलेगा, जैसे सबसे पहले तो विभव का मतलब होता क्या है, विभव का मतलब हमने आपको बताया है कि तल होता है। क्या होता है, तल, ठीक है। अब तल का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक चालक है, कोई एक चालक A है और कोई दूसरा चालक क्या है, B है। हम मान लेते हैं कि जो चालक A है इसका विभव क्या है, ज़्यादा है दूसरे चालक B से। इसका मतलब क्या है, इस चालक का तल ऊंचा है। विभव का मतलब क्या हो गया, तल का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर इसमें आवेश भरा है तो मान लेते हैं इसमें इतना सा आवेश भरा है, इसमें इतना सा आवेश भरा है, ठीक है। इसमें इतना सा आवेश भरा है, इसमें क्या मान लेंगे, इतना सा आवेश भरा है।
अब अगर हमें आवेश का स्थानांतरण करवाना है तो क्या करेंगे, बोलो, आवेश का स्थानांतरण करवाना है, यहां से आवेश इस चालक से इस चालक में ले जाना, क्या करेंगे, अरे दोनों में एक आवेशित तार से जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कि ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों के मध्य में एक हम लोग तार से जोड़ देंगे, दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिए। अब क्या होगा, अब यहाँ से चालक में आवेश का प्रवाह होगा। अब आवेश का प्रवाह कैसे होगा, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के तल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई दो चालक है, दो चालक में एक का तल ऊंचा है, दूसरे का तल नीचा है, या बोल सकते एक चालक का विभव ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो दोनों को आवेशित तार से जोड़ने पर जो आवेश या आवेश का प्रवाह होगा ऊंचे तल वाले से नीचे तल वाले की ओर होगा। और ये प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि दोनों के तल आपस में बराबर न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, इसको डिफाइन करना हो तो भैया विभव जो होता है, विभव को बी से प्रदर्शित करते हैं। बी बराबर फार्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो बी का मतलब क्या हो गया, विभव हो गया, बी का मतलब विभव, W का मतलब कार्य, और क्यू का मतलब क्या हो गया, आवेश, क्यू का मतलब आवेश। अब यहाँ से हम लोग क्यू को मान लेते हैं एक, क्यू को क्या मान ले, एक मान ले, और क्यू को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, या क्यू को बोलते हैं धनावेश, ठीक है, हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसको मान लेते हैं एक कूलाम। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, V बराबर W। अब इसको क्या डिफाइन करेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, जैसे ये हमारे पास क्या वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या लाना है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से। अब अगर यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, कुछ कार्य किया जाएगा, और इसी किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव कहते हैं। मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन लिख लो, एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या कहलाएगा, कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया, डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। ये बच्चा लोग विभव का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम एक बार क्लियरिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत ना है, बढ़िया आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाता है। ये भी पिछली बार आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात अगर करेंगे, मात्रक, तो विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। एक और मात्रक होता है इसका, देखो फार्मूले से, जूल प्रति कूलाम। कार्य का जूल हो गया, आवेश का कूलाम, तो ये हो गया जूल प्रति कूलाम। ये आपका वोल्ट है, ये क्या है, जूल प्रति कूलाम। बच्चा लोग पढ़ाई करते रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों, आपके मित्रों को वीडियो का लाभ मिल सके। और यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो चलिए, यहाँ से V बराबर क्या हो गया, वोल्ट हो गया। एक दूसरा मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारे पास वैद्युत धारा। अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या है, विभवांतर है। चलो विभवांतर भी पढ़ लेते हैं फिर। विभवांतर में क्या है, विभवांतर में कि दो बिंदुओं के बीच में लाने में किया गया कार्य, ठीक है, या दो बिंदुओं में विभवों के बीच का अंतर। चलो विभवांतर भी पढ़ लेते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्या आया था, विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या अंतर है। तो यहाँ से हम लोग अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर भी क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास कोई तार है, ठीक है, यहाँ पर हमने मारा एक पॉइंट ए है, दूसरा क्या है, बी है। अब इसका विभव क्या होगा, VA होगा, इसका विभव क्या होगा, VB होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग कोई आवेश लाएं,
कोई आवेश कहाँ से लाएंगे? इनफाइनाइट से। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। विभव और विभवांतर में अंतर इतना सा है कि विभव किसी एक पॉइंट का ज्ञात करते हैं, किसी एक बिंदु का ज्ञात करते हैं, जबकि विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर होता है। ठीक है, इतना सा आपका है। चलिए अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा तो सबसे पहले हम लोग धारा, अगर मान लेते हैं किसी चालक में प्रवाहित आवेश Q है, माना किसी चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश क्या है? प्रवाहित आवेश Q हो तो बच्चा लोग क्या होगा? धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। Q/T होता है। अब यहाँ से हम डिफाइन कर लेंगे। देखो, अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को समय से भाग करते हैं तो उस क्वांटिटी की दर कही जाती है। जैसे ये आवेश है, भाग कर रहे हैं समय से, तो क्या होगा? आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, चालक में आवेश प्रवाह की दर को चालक का धारा कहते हैं। या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? दर को धारा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका मात्रक क्या होता है? तो बच्चा लोग इसका मात्रक क्या होएगा? मात्रक इसका होता है, एक मात्रक होता है एम्पियर। एक मात्रक क्या होएगा? एम्पियर होता है। तो यहाँ से लिख लो सिंपली एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए लिखते हैं। दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड होगा। अब उसके बाद हम लोग अगर बात करें, मात्रक हो गया, अब अगर हम लोग बात करें धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा क्या होती है? तो धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा क्या होती है? बैटरी के धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, है ना? बैटरी के धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो ऐसे लिख सकते हैं, बैटरी के धन सिरे से किसकी ओर? ऋण सिरे की ओर। धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, सिरे की ओर। या तो एक चीज और बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत, या इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में। अब विपरीत का मतलब क्या हो गया? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? बैटरी के माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, बैटरी के माइनस से प्लस की ओर। धारा कहाँ चलेगी? प्लस से माइनस की ओर। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में हो गया। तो चाहे आप ये वाला लिख लो और चाहे ये लिख लो कि इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में। ठीक है, इतना जानकारी आप रखेंगे वैद्युत धारा के बारे में। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मेरे पास, क्या है? ओम का नियम। चलिए अगला टॉपिक क्या है? ओम का नियम। तो ओम का नियम बताया गया है। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। ओम क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने एक नियम की उत्पत्ति की है, और जिसके आधार पर इन्होंने बताया ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है, इसमें इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई चालक है, क्या है? अगर हमारे पास कोई चालक है और उस चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाएगी? जैसे ताप, दाब और क्या है? ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए तो
चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, विभवांतर तथा धारा का अनुपात, धारा का अनुपात क्या होगा, धारा का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब, ताप दाब का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई परिवर्तन ना करे, मतलब जो ताप पहले है उसको किसी कमरे के ताप पर रख दिया जाए, उसमें ना तो ताप कम हो ना ज्यादा हो, जो प्रेशर पहले है उसी पर वो कांस्टेंट रहे। तो इसमें धारा तथा विभवांतर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर ताप दाब इत्यादि में परिवर्तन ना करे तो चालक अगर मेरे पास कोई सा है, जैसे हमने कहा कि ये चालक है, ये क्या है, कोई चालक है, इसमें हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा और इसमें प्रवाहित धारा होगी, दोनों का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा। तो V/I बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, नियतांक। ठीक है, तो ये हो गया ओम का नियम। अब क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम का ग्राफ खींचना है। ओम के नियम का अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमें ग्राफ खींचेंगे, सबसे पहले क्या बना ले, दो अक्ष बना लें, एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, दूसरा वाला क्या है, वाई अक्ष है। अब हम क्या करते हैं कि जो v है उसको हम लोग रखते हैं एक्स अक्ष में, मतलब b को हम लोग कहाँ लिखेंगे, x में, और i को लिखेंगे y में। तो बच्चा लोग v और i अगर इसको यहाँ भेज दे तो यह आएगा b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। इसका मतलब क्या है, v और i एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और अगर अनुक्रमानुपाती के केस में क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। मतलब अगर आपने किसी चालक में धारा का मान 2 एम्पियर दिया है तो विभव भी कितना मिलेगा, 2 वोल्ट का मिलेगा। धारा का मान आपने 4 एम्पियर कर दिया है, विभव भी कितना मिलेगा, 4। साथ साथ बढ़ने वाला कंडीशन, साथ साथ घटने वाला कंडीशन आपका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो जैसे अगर हमने कहा कि ये मान लेते, हमने कहा 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जब हमने धारा 2 दे दिया, धारा 2 दे देंगे तो विभव कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अगर हम धारा 4 एम्पियर देंगे, विभव कितना मिलेगा, 4 एम्पियर, मतलब इसका ग्राफ 4 के सामने ऐसे बनेगा, 6 पर ऐसे बनेगा, यही तो जाएगा, 8 पर ऐसे बनेगा। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, देखो ये एक सब को कहाँ काट रहे हैं, एक सीधी लाइन में। तो जो ओम के नियम का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, वो सीधी सरल रेखा में बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम का ग्राफ कैसे बनता है, ओम के नियम का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो 1 नंबर में भी आता है और आपका लॉन्ग में भी आता है। 1 नंबर में आ गया तो आपको सिंपली क्या लिखना रहेगा कि ओम के नियम का ग्राफ एक सीधी सरल रेखा में बनता है। ठीक है, अब इसके बाद यहीं से हमारे पास आता है प्रतिरोध का डेफिनेशन। किसका आएगा, प्रतिरोध का। यहीं से हमारे पास क्या आएगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है बच्चा लोग, अभी ओम के नियम में बताया गया है कि जो धारा और विभवांतर और धारा का अनुपात होता नियतांक होता है। इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी नियतांक को हम लोग आर कहते हैं। और आर को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। आर को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध को हमें डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, ओम होगा, ओम। और ओम को हम लोग ऐसे सिंबल में लिखेंगे। और एक मात्रक इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन होता है कि 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1 किलो ओम में, 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं, 10 की पावर 3 ओम। ये सिंपली वैसे है, 1 मेगा में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 ओम होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग के पास आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चा लोग विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर फार्मूला क्या होता है, आर होता है इनटू ए अपॉन में एल होता है।
RA/L। अब इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करना है, इसको परिभाषित करना है, तो बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, L जो किसी भी चालक है, चालक की लंबाई को क्या मान लेंगे, एकांक 1 मीटर, क्षेत्रफल को क्या मान लेंगे, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे रो किसके बराबर आएगा, रो आएगा आर के बराबर, रो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। बच्चा लोग आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ परिभाषा याद कर लो, डेफिनेशन तो अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं किसी चालक में, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के तार के बराबर होता है, क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो ये आपका डेफिनेशन किसका है, विशिष्ट प्रतिरोध का। ये भी 2 नंबर में आता, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में, तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लें। अब इसके बाद इसका मात्रक आता है। मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होता है ओम मीटर। मात्रक क्या होता है बच्चा लोग, मात्रक इसका होता है ओम मीटर। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली ओम मीटर, ओम मीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ओम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा यम, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चा लोग, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से मेरे पास आएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। छोटा सा डेफिनेशन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या है कि अगर हम सेल में धारा प्रवाहित करें, अगर हम लोग क्या कर दें, किसी सेल में धारा प्रवाहित कर दें, तो सेल में धारा प्रवाहित करने से जो सेल का घोल होता है वो वैद्युत धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करेगा, रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे भी सेल में होता है क्या है, सेल का घोल का मतलब क्या होगा, अभी आप सेल को देखेंगे तो उसके अंदर एक काला काला पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग वैद्युत अपघट या सेल का घोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या हो गया कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होगा कि सेल का घोल धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, कोई भी हमारे पास चालक है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, जैसे अगर हम बात करें कोई चालक है, ये हमने एक चालक ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक चालक, और इस चालक में हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया,
क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, ठीक है। और सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, एक चालक मेरे पास है और इसमें हमने लगा दिया एक सेल, ठीक। और ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमेशा सेल के पास होता है, हमेशा कहाँ होगा, सेल के पास होगा। और इसको हमने जोड़ दिया एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से बल जो सेल है विद्युत वाहक बल ई होता है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, कैपिटल आर। अब अगर सेल है तो इसमें से धारा प्रवाहित होगा, धारा कहाँ से कहाँ जाएगा, प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर। तो ये जो बड़ा टर्मिनल होता है प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, ये यहाँ से धारा का प्रवाह होगा। तो हम यहाँ से क्या मान लें कि माना चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा क्या हो, चालक में प्रवाहित धारा आई हो तो यहाँ से बच्चा लोग क्या मिलेगा, आई बराबर मिलेगा ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये हमारा क्या है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला है, जहां पर आई क्या है, धारा है, ई को क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध, ठीक।